नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं जीरो टीवी नेट और हम हाजिर खिदमत हैं लेकर एक और शानदार सा पॉडकास्ट। नाज़रीन, आप जानते हैं कि कश्मीर में अक्सर और बेशतर लोग पासपोर्ट को लेकर बड़े परेशान रहते हैं, लेकिन पासपोर्ट को परेशानी बनाना कोई मतलब नहीं, क्योंकि बड़ा एक आसान सा प्रोसेस है। लेकिन अगर आप प्रोसेस को समझें और सही तरीके से करें तो बड़ा आसान है, लेकिन अगर आप नहीं समझ पाए हैं प्रोसेस को तो ये प्रोसेस बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है और ज्यादा से ज्यादा परेशानियां बनती जाती हैं। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे और इस हवाले से बात करने के लिए आज हम आए हैं रीजनल पासपोर्ट ऑफिस श्रीनगर। जी हाँ, हमारे साथ बैठे हैं रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर श्रीनगर देवेंद्र कुमार जी। देवेंद्र जी, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत वेलकम। धन्यवाद सर, धन्यवाद। देवेंद्र जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक कि आप कश्मीर पोस्ट हुए हैं। अभी महीना भर पहले ही आपने यहाँ पोस्टिंग संभाली है, हालांकि बहुत कम वक्त हुआ है, उसके बावजूद आपने हमें वक्त दिया और इस टॉपिक पर बात करने के लिए आप राजी हो गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। जानना चाहेंगे आपसे कि ये आपकी एक चॉइस पोस्टिंग है। जी जी। तो क्या सोच के आए हैं कश्मीर, क्या सोच कर आए हैं कश्मीरियों के लिए क्या करना है? पहले तो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, जैसे आपने दिया तो है, बट मैं एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में अंडर सेक्रेटरी था पहले। तो यहाँ पे हमारे एक फ्रेंड जम्मू में एपीओ पोस्टेड थे, तो मैंने उनसे एक बार बोला कि पासपोर्ट का जो फील्ड है बड़ा, मतलब आप पब्लिक की बहुत सेवा करते हैं, तो हम कभी वैकेंसी निकले तो हमें भी बताइएगा, तो हमें भी पब्लिक का सेवा करने का अवसर मिलेगा। तो उन्होंने कुछ दिन बाद बताया, ये गॉड ग्रेस से क्या हुआ कि वो सिलेक्शन भी हो गया और यहाँ पे इतना दूर अपना घर बार सब छोड़ के कश्मीर के लोगों को की सेवा करने के लिए हम आपके सामने हाजिर हो गए। तो एक मुझे अभी 1.5 महीना हुआ है यहाँ पे, लेकिन एक्चुअली मेरा जो अभी तक का करियर रहा है, मैं बहुत ही सोशल हूँ। मतलब मैं अपने आप को ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा सोशल हूँ, मैं बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा हूँ और ये मेरा नेचर है। मुझे नेम और फेम के लिए नहीं चाहिए, मुझे पब्लिक की सेवा करना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे 1.5 महीने में मैंने बहुत कुछ इश्यूज थे पब्लिक के, वो मैंने रिजॉल्व किए हैं। बहुत सारे इश्यूज थे हमारे स्टाफ के, क्योंकि स्टाफ मेरा पहला प्रायोरिटी है। मेरा अगर स्टाफ बिना किसी प्रॉब्लम के रहेगा तो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। यही मैसेज मैंने अपने स्टाफ को भी दिया है कि पब्लिक को हम ऐसे कह सकते हैं कि पब्लिक की वजह से हमारा वजूद है जी। अगर पब्लिक हमारी नहीं है तो हम कुछ नहीं है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं होता है यहाँ पे। हमारे लिए, हमारे स्टाफ के लिए पब्लिक एक खुदा के समान है कि उन्हीं की ग्रेस से हमारा परिवार चल रहा है। और हम अपने मोस्टली हमारे यहाँ स्टाफ लोकल है, तो लोकल स्टाफ में कि आप अपने लोकल जगह पे नौकरी करके उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पब्लिक की सेवा भी कर पा रहे हैं। तो मेरा भी यही उद्देश्य था यहाँ पे आने का, कश्मीर आने का, पर्टिकुलरली इसलिए क्योंकि मेरे दिमाग में एक चीज रहता था कि जो मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे हमारे मुस्लिम्स जो हैं बहुत ही पिछड़े हुए लोग हैं। तो मेरे दिमाग में यही रहता था कहीं ना कहीं मुझे मुस्लिम्स के लिए कुछ काम करना है। और पता नहीं क्यों एक इंट्यूशन होता था बहुत पहले से कि मुझे कश्मीर में जाके काम करना है। ये पता नहीं मुझे क्यों होता था, लेकिन मुझे जो मैं चाहता था वो मुझे मिला और इसके लिए ऊपर वाले का मैं धन्यवाद भी करता हूँ। और मैं जितना हो सकेगा, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है मेरी पुरानी सर्विस में, तो उसके लिए मैं 2-3 फील्ड है जिसमें मैं यहाँ की पब्लिक के लिए काम करना चाहूँगा इस सर्विस को करते हुए जी। मेरा बैकग्राउंड मतलब सर्विस बैकग्राउंड एग्रीकल्चर का रहा है, तो मैं चाहूँगा कि हमारे यहाँ के जो फार्मर्स हैं उनके लिए मैं काम कर सकूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत सारी स्कीम्स हैं, उनसे हमारे किसानों को अवेयर करा सकूँ। अगर और मैं ये भी कहूँगा कि हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट मशीनरी है, जो स्टेट गवर्नमेंट मशीनरी है, उनको भी उनसे मेरी मुलाकात हुई है, तो मैंने उनको अश्योर किया है अगर आपको कहीं भी मिनिस्ट्री में, मंत्रालय लेवल पे, दिल्ली में कोई अगर इशू आता है तो मैं कोशिश करूंगा, अपना बेस्ट एफर्ट दूंगा कि मैं उनको रिजॉल्व करूं। इसके अलावा
एक वो मेरा इंटरेस्ट का एक और फील्ड है, वो यूथ को कैरियर गाइडेंस देना। यहाँ पे मैंने जो 1 डेढ़ महीने में ऑब्जर्व किया है जी। कि यहाँ पे बहुत सारे हमारे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं कश्मीर में, यूथ है, लेकिन प्रॉपर डायरेक्शन या प्रॉपर अवेयरनेस की वजह से वो शायद अपना रास्ता नहीं देख पाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ, जैसे हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई है जो, उसमें बहुत सारे मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत सारे कोर्सेज हैं या बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, कि जिस बहुत सारे फील्ड्स हैं एक्चुअली, जिसमें यहाँ का यूथ एज पर देयर एजुकेशन, तो वो उसको प्रॉपरली अवेल कर पाए। मैं उसमें गाइड कर सकता हूँ, मिनिस्ट्री लेवल पे भी कर सकता हूँ। तो ये मैं चाहता हूँ। बाकी पासपोर्ट लेवल, पासपोर्ट के बारे में जो है मेरा यही कहना है इसमें, मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ पिछले 1.5 महीने से, हमारे यहाँ पे पेंडेंसी बहुत है। एक सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि अगर कोई अप्लाई करता है तो उसको 3 महीने बाद का, 2.5-3 महीने के बाद का जी स्लॉट मिल रहा है। तो इसकी वजह हमारे यहाँ पे जो कुछ पुरानी पेंडेंसी जो है उसको हमें क्लियर करना है। और एक इसका जो मेजर रीजन जो पेंडेंसी का है, वो हमारा एक, हम वैसे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सभी जगह स्टाफ की स्ट्रेंथ कम रहती है, लेकिन हमें उसी से मैनेज करना है। लेकिन हमने रिक्वेस्ट किया है, मैं 2 बार जीएस साहब से मिल भी चुका हूँ इस बारे में, मैंने लिख के भी भेजा है, उनको रिक्वेस्ट किया हुआ है कि हमारे यहाँ कम से कम 2 ग्रांटिंग ऑफिसर हमें चाहिए यहाँ पे जी। तो अगर वो अप्रूवल आ जाता है तो हम उसको विद इन 1 मंथ हम उनको उस जो 1.5 महीने की, जो 2 महीने की जो वो चल रहा है वेटिंग, हम उसको कम से कम 15-20 दिन पे ला सकते हैं। तो मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ। और देवेंद्र जी, यहाँ पर एक आपकी बात को रोक रहा हूँ, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन यहाँ लोगों की एक शिकायत है कि जब उनका स्लॉट आ जाता है जी, वो पासपोर्ट ऑफिस आते हैं अपनी अपॉइंटमेंट को लेकर जी, 50% लोग वापस चले जाते हैं और उन्हें नया स्लॉट लेना पड़ता है, नई अपॉइंटमेंट डेट लेनी पड़ती है। क्या वजह है कि हमारे जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं शेड्यूल्ड, उसमें 50% लोगों को री अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है? इसकी क्या वजह है आपके पास? पहले तो मैं आपको बता दूं, 50% वो नहीं है नंबर उसका, 40 हो सकता है, 40 नहीं है वो, ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 25%। नॉर्मली यहाँ पे जो पर डे का एप्लीकेंट्स का विजिट है, वो नॉर्मली 400 और 450 के अराउंड के आसपास है जी। उनमें से करीब 10 या 15% लोग टर्न अप नहीं होते हैं, आते ही नहीं है। उसमें से भी हम 10-20% का हम ये कह सकते हैं कि उनका डॉक्यूमेंटेशन वो मतलब प्रॉपर नहीं होता है। इसके लिए मैंने जगह जगह पे अपने एपीओ के रूम में, अपने जीओ के वहां पे इंस्ट्रक्शन लगाया हुआ है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेके चेकलिस्ट लेके आना है जी। लेकिन उसके बाद भी मतलब एप्लीकेंट्स कई बार नहीं समझते हैं, लेकिन स्टाफ को मैंने बोला है कि पूरा पेशेंस से उनसे बात करें जी। तो मेन जो दिक्कत होती है हमारा आधार कार्ड में को लेकर होती है। तो आधार कार्ड का एक लोग लेके आते हैं, लेकिन उसमें क्या है, आधार कार्ड जो इश्यू होता है जी, उसकी वो कॉपी करा लेते हैं, कॉपी करा के उसका वो क्या कहते हैं, पीवीसी कार्ड बनवा लेते हैं। तो उसमें हमारा जो एक्चुअली बार कोड होता है जी, जो सिक्योरिटी चेक, वो खत्म हो जाता है। और इस पे वो बहस करते हैं फिर हमारे यहाँ पे, उनको पेशेंटली बताया जाता है हमारे सारे स्टाफ के द्वारा कि ये इसलिए वैलिड नहीं है। और ये इससे क्या है, हमारा 25 या 30% तक हमारा एप्लीकेंट जिसको आज का स्लॉट मिला है तो चला जाता है डॉक्यूमेंट्स की कमी की वजह से जी। फिर वो दोबारा अप्लाई करता है तो फिर उसको 2.5 महीना वेट करना पड़ता है। तो ये मेजर रीजन है इसका जी। तो जिसकी वजह से यहाँ पेंडेंसी भी बढ़ रही है। और इसके लिए हम एक अलग से कैंपेन लगाएंगे यहाँ पे जी, लोगों को समझाएंगे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर उनका आना चाहिए। आधार कार्ड एक है हमारे पास, एक पूरा चेक लिस्ट है, आधार कार्ड को छोड़ के भी बाकी डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं, वो हम सबको बताते हैं। कुछ लोग कंप्लीट करा देते हैं, कुछ लोगों का रह जाता है।
तो इसकी वजह से वो दोबारा फिर जब अप्लाई करते हैं तो उनको फिर वेट करना पड़ जाता है। जी जी, तो कुल मिला के ये आधार की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है कहीं ना कहीं, मोस्टली लोग आधार कार्ड लेके आते हैं। और जी, मोस्टली लोगों के पास आज पीवीसी वाला आधार है जो जी, उन्होंने खुद से प्रिंट करवाया है। जी, 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 तो अगर हम अभी हमारे नाजरीन जो हमें देख रहे हैं वो थोड़ा सा ऐसे सीरियसली ले कि जो आधार उन्हें ऑनलाइन अवेलेबल होता है, जो जी, जो साइट पर अवेलेबल होता है, उसमें एक बार कोड होता है, उस बार कोड के साथ आपका आधार एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन जब आप उसका डुप्लीकेट पीवीसी में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसके जो सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। और कई जगहों पे हमने देखा है, कई बार हमने देखा है कि दोस्त अपनी फोटो बीच में चेंज कर देते हैं। जो आधार पे खिंची हुई फोटो होती है उसको हटा के एक नई फोटो लगा देते हैं, उस वजह से वो आधार एक्सेप्ट नहीं होता है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें तो ध्यान में ये रखें कि वो कार्ड आधार का जो आपको ऑनलाइन मिला है वही लेकर आप यहाँ आए, या फिर पीवीसी का अगर आप रखना चाहते हैं, आप शौक रखते हैं कि पीवीसी वाला कार्ड आपको चाहिए, तो गवर्नमेंट की जो नई स्कीम के तहत पीवीसी कार्ड दिए जाते हैं वो अप्रूव्ड पीवीसी कार्ड्स आप एक्सेप्ट कर लें, उसे अप्लाई करें। आपके पास 50 रुपए की कीमत पे मिल जाता है और आपके घर डोर स्टेप पर वो डिलीवर हो जाता है। देवेंद्र जी, ये तो रही आधार की हवाले जी, से बात। जी, इसके अलावा आजकल हज और उमरा की काफी डिमांड है, जी, लोग जी, बहुत जानना चाहते जी, हैं। जी, लेकिन जब स्लॉट्स लेट हो जाते हैं तो उनकी जो छुट्टियां हैं या कोई प्लान्ड वे होता है तो वो डेफर हो जाता है। जी, जी। तो उसमें कोई हेल्प कर रहे हैं आप लोगों की? देखिए, हज के लिए और उम्राह के लिए मैं स्पेशली लोगों को कहा है कि इसको जो भी बहुत सारे एप्लीकेंट्स हमारे स्टाफ के या हमारे कुछ जानने वाले हैं, नोन आते हैं, जी। तो उनको तो मैंने बोला है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ आइए। उम्राह हज का एक डेडलाइन होती है, जो मुझे यहाँ के पता चला है। तो मैं ये चाहता हूँ हज के लिए आदमी को प्रॉपर पहले ही अपना तैयार रेडी उसमें रहना रेडी रहना चाहिए। पड़ता है, लेकिन उम्रा के लिए उम्राह प्लान अचानक हो सकता है। अचानक हो सकता है, जी, बट उम्राह जो बताते हैं कि उम्राह तो थ्रू आउट ईयर कभी भी जा कभी भी जा सकते हैं। सकते हैं। ट्रू। तो मुझे लगता है एप्लीकेंट को इसके बारे में पहले से ही रेडी रहना चाहिए कि मुझे अगर उम्राह वो प्लान कर रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ में नेक्स्ट मंथ में, तो वो अकॉर्डिंगली अपना अप्लाई करें। क्योंकि उम्राह में मुझे नहीं लगता, लेकिन वहाँ भी मैं अपना जो हमारे कुछ बुजुर्ग लोग आते हैं यहाँ पे, जी। और बहुत सारे लोगों को मैंने अटेंड किया है, उनको उनकी अपॉइंटमेंट को मैंने प्रीपोन भी किया है। जी। तो उनके लिए हम हाजिर हैं हमेशा। जी। और हज के लिए देखिए हज का भी एक नोटिफिकेशन होता है, बिल्कुल सभी सही। को पता होता है कि हमें जाना है वहाँ पे। तो उसके हिसाब भी एप्लीकेंट्स को मैं यही कहूँगा कि उनको पहले से प्लान, जो हज को जाना चाहता पहले से अपना पहले पासपोर्ट से तैयार रखें। तैयार रखें जी। और फॉर्मेलिटीज अपना पूरा रखें, जी। ताकि अगर 1.5 महीने बाद या 2 महीने बाद मिल रहा है तो अकॉर्डिंगली उस टाइप का वो स्थिति ना आए कि उनको प्रीपोन कराना पड़े। या लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो भी हज या उम्राह के लिए आते हैं हमारे बुजुर्ग जो है, कोई किसी से ये कोई बीमारी है या कोई बहुत सारे केसेस मेरे पास आए हैं जो कैंसर से पीड़ित लोग आए हैं कि हमें हमें एक बार उम्राह करा दीजिए। तो मैंने उनको प्रीपोन किया है और उनका पूरा हेल्प भी किया है, वो आगे भी हम करते रहेंगे। बट एक अपील मैं एप्लीकेंट से यही करना चाहता हूँ, दोनों ही प्रोग्राम का एक शेड्यूल होता है और शेड्यूल के अकॉर्डिंग वो अपना पासपोर्ट से रिलेटेड अपनी फॉर्मेलिटीज को पूरा करके रखें, ताकि इमरजेंसी में उनको भाग दौड़ कोई दिक्कत ना हो। देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे जीरो टीवी को अपना टाइम देने का और इतनी सारी बातें समझाने का, ताकि आने वाले दिनों में जो भी कोई दोस्त हमारे पासपोर्ट्स के लिए अप्लाई करें तो उन्हें कोई दिक्कत ना आए। डेफिनेटली सर, मैं कश्मीर की जनता को पासपोर्ट के अलावा जो मेरा एक्सपीरियंस लाइफ का रहा है जी, और मैं उस हर चीज को मैं यहाँ पे शेयर करूंगा। लोगों की हेल्प सपोर्ट के लिए मैं 24 घंटे काम कर सकता हूँ। बहुत खूब, और बहुत बढ़िया। मैं सबसे यही अपील करता हूँ कि आ, मैं आपका 100% सपोर्ट के लिए तैयार हूँ। इसके लिए मुझे आपका 1% सपोर्ट चाहिए बस। 100% मैं उसको अपने आप करा लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो नाज़रीन, ये थे पासपोर्ट ऑफिसर हमारे कश्मीर में, श्रीनगर में। जी हाँ, देवेंद्र कुमार जी से आज हमने ये खास बातचीत की। उम्मीद करते हैं कि ये बातचीत अपने पसंद फरमाई होगी। इंशाल्लाह ऐसा ही कोई स्पेशल पॉडकास्ट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपका और हमारा अल्लाह हाफिज।